तो बच्चों आज हम इस चैप्टर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपरूपण के। तो बच्चों हमने कल देखा था कि अपरूपण की वजह से क्या होता है, डायगोनल टेंशन पैदा होता है, विकर्ण तनन, जिसके कारण 45 डिग्री पे नीचे बीम फटना शुरू करता है। ये जैसे फट रहा है, ठीक। तो इससे बचने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक, उदग्र छल्ले लगाना, ये देखो जैसे लगाया। उदग्र छल्ले लगाने के लिए लटकन बार लगाई जाती हैं ऊपर, ठीक है। जितने मेन बार नीचे रहेंगे, यानी तरन प्रबलन जितने रॉड्स करोगे उतने लटकन रॉड ऊपर तुमको लगाने पड़ेंगे। देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लटकन बार लगाना है, ठीक। इसको इस तरह दिखाया गया है, ये लटकन बार है, ये सारे, ठीक। ये देखो ये सारे उदग्र छल्ले लगे हैं। उदग्र छल्लों में खास बात है इसकी स्पेसिंग S, ठीक है। दूसरा तरीका था, ये इसका फॉर्मूला था बच्चों, WSM में स्पेसिंग ये होता है और LSM में स्पेसिंग होता है ये, ध्यान रखना। इसको VUS कहा जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब अगला मेथड था जो पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए आप। दूसरा तरीका था, पहला था उदग्र छल्ले लगा के, ठीक। उसके पहला तरीका था। दूसरा तरीका है नत छड़े लगा के, इंक्लाइन बार्स लगा के, ठीक है बच्चों। ये देखो ये डायग्राम है, ये बीम है, यहाँ पे देखो 45 डिग्री पे विकर्ण त्वरण हो रहा है अपरूपण के कारण। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, या तो हम उदग्र छल्ले लगा दें, ठीक। मान लो उदग्र छल्ले नहीं लगाना चाहते हैं तो हम ये जो मेन बार्स जा रही थी इन्हीं को हम आधों को या कुछ को घुमा दें। ऐसा घुमाएं कि कंप्रेशन जोन में कुछ दूर तक चले। ऐसा नहीं है कि ये हमारा बीम है और ये हमारा मेन बार है, ये मान लो हमारा कॉलम है, ये हमारा मेन बार ऐसे आ रहा है, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे घुमा घुमा के छोड़ दिए, ठीक। इसको कुछ देर तक चलाना है, ये देखिए कंप्रेशन जोन में। इससे फ़ायदा क्या होगा चलाने से, कि अभिलाग यानी बॉन्ड, अभिलाग जो है बॉन्ड अभी आगे आएगा वो मजबूत हो। बस आप ये जानिए नट छड़े कैसे लगाई जाती हैं। जो भी मेन बार जा रही हैं उनमें से मैक्सिमम 50%, मान लो 4 बार जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार को हम घुमा देंगे और उसको कंप्रेशन जोन में ले जाके या फिर से बांध देंगे, ठीक। ये देखो ये डायग्राम इसका, इसको और अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए इसका जो थ्योरी है, ये देखो बच्चों, माना जाता है, कोड कहता है IS कोड कि L/7 दूरी पे, यहाँ से ये मान लो दूरी जो भी थी, यहाँ L/7 बेंडिंग मोमेंट आधा हो जाता है। तो वहीं से बीम को बीम कह रहे हैं, जो बाहर तुम्हारी गई है नीचे से तनन प्रतिबल, उसको हम घुमा सकते हैं आधा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं घुमा सकते हैं। और देखो, और जो रेस्ट 50% होगा, 50% मान लो घुमा दी, मान लो 4 था 2 घुमा दिए, और जो रेस्ट होगा बचा हुआ 50% वो जाएगा सपोर्ट पर, वो यहाँ जाएगा सपोर्ट पर, ठीक, बांधने के लिए या टिकाने के लिए, ठीक। ऊपर की मुड़ी हुई छड़ों को कंप्रेशन जोन में काफ़ी डिस्टेंस तक ले जाना चाहिए ताकि अभिलाग द्वारा ये अपनी पूर्ण सामर्थ्य डेवलप कर सकें, ठीक है। इस वाली छड़ की बात हो रही जो भी हम कह रहे थे, कंप्रेशन में थोड़ी दूर तक ले जाना चाहिए, ठीक। ये देखो डायग्राम है बच्चों, ठीक, अलग से बनाया गया इसको। इसका एरिया होता है ASB, ठीक। ये जो बार है इसका एरिया होता है ASB, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब बच्चों देखो, हमको कर्तन से बचना है, तो चाहे हम वर्टिकल स्टिरप्स यूज करें, चाहे हम वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज करें, चाहे हम नथ छड़ का प्रयोग करें,
हमको किससे बचाना है, बीम को कर्तन से बचाना है। तो वर्टिकल स्ट्रिप्स का भी कुछ कर्तन की पावर होगी रोकने की, इसकी भी अलग से कुछ पावर होगी रोकने की, होगी ना। तो उसी पावर का फॉर्मूला है नत छड़ का। ये कितना कर्तन झेल सकता है, कर्तन सामर्थ्य V बराबर ASB सिग्मा SB साइन 45। ठीक है बच्चों, साइन 45 का मतलब ये है कि ये 45 डिग्री पे मोड़ा गया है। 30 से 60 डिग्री के बीच में मोड़ सकते हैं, लेकिन 45 जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का मान होता है 0.707। ठीक है, तो ASB सिग्मा SB ये इंटू एन। एन क्या है बच्चों, कितने रॉड्स मोड़े गए हैं। अगर एक रॉड मोड़ा गया तो एन का मान 1 होगा, अगर 4 रॉड है 2 मोड़ा गया तो एन का मान 2 हो जाएगा। ठीक, ये इसका V हो गया। ठीक, अपरूपण सामर्थ्य। इसी तरह उदग्र छल्लों का भी सामर्थ्य आगे आएगा क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों देखो, मध्य भाग में स्पेसिंग बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ऐसे स्पेसिंग किसके बीच की, उदग्र छल्लों की। क्यों बढ़ाया जा सकता है, देखो मध्य भाग में शियर की वैल्यू, कर्तन की वैल्यू कम होती है, किनारों पे ज़्यादा होती है, इसलिए एस का मान आलंबों पे, यहाँ पे देखो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन जब इधर बढ़ते जाओगे तो एस का मान तुम एस को दूर दूर भी कर सकते हो, ये स्पेसिंग दूर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन किनारों पे नहीं। देखो इसीलिए लिखा है बच्चों, मध्य भाग में स्पेसिंग बढ़ाया जा सकता है छल्लों के बीच में। ठीक, कोड क्या कहता है, कोड कहता है कि स्पेसिंग की जो वैल्यू होती है वो 0.75D, ये D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ बीम का, या 300 mm दिख रहा है ना 0.75D, ये दिखा रहा है स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, या 300 mm। जो भी इसमें से कम हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी न्यूमेरिकल लगेगा तो समझ में आ जाएगा। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ कर्तन प्रबलन की आवश्यकता नहीं है वहाँ भी छल्ले डाले जाते हैं। ठीक, अब जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह कर्तन प्रबलन लगाया जाए भाई, जहाँ उसकी आवश्यकता वहीं लगेगी। इसको चेक करने के कुछ तरीके होते हैं, अभी बताते हैं। ठीक, अभी इसको आगे देखो तब ये सही रहेगा। अब देखो, कंक्रीट डालते समय छल्ले तनन छड़ों को खिसकने नहीं देते। उदग्र छल्ले लगाने का एक और कारण है, चाहे आवश्यकता हो चाहे ना हो, एक कारण वो है बच्चों कि जब कंक्रीट डालते समय छल्ले तनन छड़ों को खिसकने नहीं देती, इसलिए इन्हें मुख्य छड़ों से बंधक तार द्वारा बांध दिया जाता है। जो पतले पतले जो सरिये से जो 6 से 12 mm की थी, जिससे उदग्र छल्ले बनाए गए थे, उनको लगाने का एक और कारण है बच्चों, भले जरूरत ना हो। वो क्या करती है, जो तुम्हारी मेन बार होती है ना तनन प्रबलन के लिए, जब हम कंक्रीट भरते हैं तो अपने पोजीशन से हिल सकती हैं या पोजीशन बिगड़ सकती है, तो उनको भी बांधने का एक तरीके से काम करती है, उनको सेट रखती हैं। और छल्लों और जो सरिया है उसको बांधने के लिए हम पतली पतली वायर्स लाते हैं, उससे बांध देते हैं। देखो लिखा है ना, मुख्य छोर से बांध तार द्वारा बांध दिया जाता है। ठीक, ताकि वो हिले ना। अब देखो दो पद्धति तुमको पता चला, एक उदग्र छल्ले, दूसरा नत छड़, तीसरा क्या है, संयुक्त पद्धति, जिसमें देखो बच्चों ये कहाँ काम आता है, जब अत्यधिक भार आने लगता है, जब बहुत ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। ठीक, अत्यधिक भार आएगा तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा तो शियर फोर्स ज़्यादा होगा, शियर फोर्स ज़्यादा होगा तो शियर प्रबलन यानी कर्तन प्रबलन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये संयुक्त पद्धति है, इसमें देखो वर्टिकल स्टेयर्स भी लगाए गए हैं, ये लटकन बार है, और देखो इंक्लाइंड बार से बेंट अप भी बार्स लगाए गए हैं, बेंट अप बार को घुमा देना, बेंट कर देना, या इंक्लाइंड बार, देखो दोनों का इस्तेमाल हुआ इसमें। देखो बच्चों ये नत छड़े हैं, ये देखो लटकन छड़ है ये, जिसके वजह से स्टिरप्स टिके रहेंगे। लटकन छड़ का कोई काम नहीं होता है, उसका बस यही काम होता है टिकाना। वो ना कंप्रेशन में कुछ करता है ना टेंशन में कुछ करता है, वो बस एक सपोर्ट के लिए होता है। ठीक है बच्चों, ये देखो छल्ले हैं, ये देखो कुछ मेन बार्स जो गए हैं आलंब तक,
और कुछ नत छड़े, मेन बार्स में से कुछ नत छड़े गए हैं। देखो ये कंप्रेशन जोन में दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, तब उनको घुमाया गया। देखे होगे तुम लोग कहीं भी। ठीक है बच्चों, आशा है समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों देखो, तो टोटल कर्तन सामर्थ्य क्या होगा संयुक्त पद्धति में। देखो कुल कर्तन बल संयुक्त पद्धति में VB प्लस VS। VB क्या है? नत छड़ों द्वारा कर्तन बल। VB मतलब शियर स्ट्रेंथ बाई बेंट अप या इंक्लाइंड बार्स जो होगा, ये हुआ, उसका फॉर्मूला दिखाया गया है। VS क्या है? छल्लों द्वारा कर्तन बल, VS होगा। ठीक, हम दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पहले मुख्य छड़ों को नत छड़ों की तरह प्रयोग करके उनका कर्तन सामर्थ्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तथा शेष कर्तन बल के लिए उदग्र छल्लों का विकलन करते हैं। ये न्यूमेरिकल करोगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब बच्चों देखो आगे, जब धरणखंड अपनी अपरूपण क्षमता से अधिक अपरूपण बल झेलता है तभी उसमें अलग से प्रबलन इस्पात देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब देखो IS कोड कहता है कि, अब बच्चों ये ध्यान से समझने की बात है, IS कोड क्या कहता है कि जब शियर रिइंफोर्समेंट, देखो शियर गिवन इन अ टेबल फॉर परमिबल टाउसी। IS कोड क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर धरन या हर स्लैब में हमको शियर रिइंफोर्समेंट देना पड़े। ठीक, देखो वही तो लिखा है, जब धरण खंड की अपनी अपरूपण क्षमता से अधिक अपरूपण बल झेलता है तभी उसमें अलग से प्रबलन इस्पात देते हैं। बच्चों कहने का मतलब ये है कि अपरूपण से बचने के लिए जो हम लोग प्रबलन कर रहे हैं वो तभी तो करेंगे जब बीम खुद न झेल पाए उस अपरूपण को जो पैदा हो रहा है। यानी बीम का खुद का भी तो कुछ अपरूपण सामर्थ्य होगा। जो बीम का खुद का अपरूपण सामर्थ्य होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, एक दिन बताए थे, और परसेंटेज ऑफ स्टील पे। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट अच्छा है बीम का तो वो अपरूपण सामर्थ्य उसकी अच्छी होगी। परसेंटेज ऑफ स्टील ज़्यादा है तो अपरूपण सामर्थ्य उसकी और अच्छी होगी। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा और अपरूपण पड़ने लगा तभी तो हम प्रबलन देंगे। अब वो कैसे जांच करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उसका तरीका कोड बताता है। देखो कोड कहता है कि टेबल 4.1, मतलब कि बुक में टेबल 4.1 है, वहाँ दिया हुआ है परमिसिबल टाउ सी की वैल्यू। बच्चों देखो अभी तक हम लोग टाउ वी जान रहे थे, यानी शियर स्ट्रेस नॉमिनल, इसकी बात कर रहे थे। हिंदी में कहते हैं नामन शियर स्ट्रेस, नामन कर्तन प्रतिबल। ठीक, अब देखो नया टर्म आ गया टाउ सी। टाउ वी कैसे निकालते थे? V/BD बताया गया था ना आपको, टाउ वी बराबर V/BD पहले लेक्चर में। अब बच्चों देखो, अब ये टाउ सी कोड में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। ये टाउ सी कैसे निकालते हैं? टेबल 4.1 अभी हम दिखा रहे हैं आपको, जब हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता रहे, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ स्टील पता रहे, तो वो देख के हम उस बीम का या उस स्लैब का हम तुरंत टाउ सी निकाल लेंगे। ठीक, यानी परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ये क्या है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ये क्या है? परमिसिबल शियर स्ट्रेस। अब देखो हम टेबल 4.1 दिखाते हैं आपको। बच्चों देखो ये है टेबल 4.1। देखो क्या लिखा है, कंक्रीट धरनों के अभिकल्पन अपरूपण प्रतिबल टाउ सी के लिए। ठीक, अब बच्चों देखो, अगर मान लो PT का मान 0.75 है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, M20 है, तो बच्चों टाउ सी का मान होगा 0.56, ऐसे ही चेक किया जाता है। अभी न्यूमेरिकल करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, मान लो पीटे का मान 1.25 है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 है सवाल में, तो 0.64 हो जाएगा टाउ सी का मान। ठीक, तो टाउ सी निकाल लेंगे, टाउ वी पहले ही निकाल चुके हैं V/BD। ठीक,
ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो, जब खंड के नॉर्मल कर्तन स्ट्रेस इन कर्तन प्रतिबलों से बढ़ते हैं, यानी टाउ सी जो 4.1 से निकाले हो और टाउ वी जो पहले निकाले थे V/BD से, अगर टाउ वी टाउ सी से बड़ा है तभी तो शियर रिइंफोर्समेंट करेंगे, तभी तो उदग्र छल्ले या बेंटअप बार्स या इंक्लाइंड बार्स को आप प्रयोग करेंगे जब टाउ वी बड़ा होगा। ये खुद का सामर्थ्य है टाउ सी बीम का, जो ग्रेड और परसेंटेज ऑफ स्टील से, ये तो 4.1 टेबल में दिखाया भाई। और टाउ वी क्या है, टाउ वी हम निकालते हैं V/BD से, ठीक। नॉर्मन कर्तन प्रतिबल और परमिसिबल शियर स्ट्रेस, इसी का खेल है बच्चों पूरा, ठीक है। अब देखो, टाउ वी का मान अभी बताए थे तुमको, कैसे निकालते हैं V/BD से, ठीक। अभी हम तुमसे V कह रहे थे, अब VU कह रहे हैं, ठीक। VU का मतलब बच्चों है फैक्टर्ड भार के लिए। जैसे मान लो कोई सवाल है, उसमें दिया है कि किसी बीम पे X कर्तन लग रहा है, तो उसमें 1.5 का गुणा कर दो तो फैक्टर्ड हो जाएगा या डिज़ाइन वैल्यू हो जाएगी, जैसा लिमिट के क्वेश्चन हम लोग करते थे, ठीक। तो वही VU है, 1.5 का गुणा कर दो कि जो कर्तन आ रहा है, या पहले ही से दिया होगा अभिकल्पित या फैक्टर्ड, तो वो वैल्यू रख देंगे और टाउ वी निकाल लेंगे। टाउ वी निकालने के बाद हम टाउ सी कंपेयर करेंगे। टाउ सी कैसे पता चलेगा, टेबल 4.1 से, ठीक। फिर दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, ठीक। बुक में ही 115 पेज पे स्लैब के बारे में शेयर दिया है, जब स्लैब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। अब बच्चों देखो, अब उसी पेज नंबर 115 पे, पेज नंबर 114 पे टेबल 4.1 है, देख लीजिएगा, PDF है। और पेज नंबर 115 पे ही टेबल 4.3 है, जो टाउ सी मैक्स की वैल्यू बता रहा है, ठीक। टाउ सी मैक्स की वैल्यू, टाउ सी मैक्स क्या है, इसको कहते हैं मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट बीम, ठीक। देखो, 3 चीजें आ गई, टाउ सी, टाउ वी, टाउ सी मैक्स। टाउ सी क्या था, जो बीम में शियर स्ट्रेस है, वो टाउ सी बताएगा। टाउ वी क्या है, जो हम गणना द्वारा निकालेंगे V/BD से। टाउ सी मैक्स क्या है कि देखो खुद ही कह रहा है टाउ सी मैक्स, यानी इससे ज्यादा कर्तन प्रतिबल बीम में अब पैदा ही नहीं होगा। तो अगर टाउ वी टाउ सी मैक्स से बड़ा हो गया तो ये B और D का मान बदलना पड़ेगा हमको, समझ में बच्चों। टाउ वी टाउ सी मैक्स से कम है तो हम उदग्र छल्ले और नत छड़ों से काम चला लेंगे, लेकिन अगर टाउ वी टाउ सी मैक्स से ज़्यादा है तब हमको बीम ही बदलना पड़ेगा, B या D ही घटाना बढ़ाना कुछ करना पड़ेगा। देखो, B और D रीडिज़ाइन करने पड़ेंगे हमको, ठीक। चलिए, ऐसा इतना समझ में आया होगा। अभी 1-2 न्यूमेरिकल करोगे सब समझ में आ जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रेनफोर्समेंट कैसे किया जाता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर टाउ सी जो टेबल 4.1 से निकाले हो वो टाउ वी से ज़्यादा है, यानी बीम में पैदा हो रहे कर्तन प्रतिबल, ठीक, बीम पे पड़ने वाले कर्तन प्रतिबल से ज़्यादा है, तब तो आराम से झेल लेगा, तब तो हमको कर्तन प्रबलन की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो बीम पे कर्तन प्रबलन उपज रहे हैं, ठीक, वो उसको झेल ले जाएंगे। देखो, यही तो बोल रहे हैं, अगर टाउ सी ज़्यादा है टाउ वी से, ठीक, यानी परमिसिबल शियर स्ट्रेस ज़्यादा है नॉमिनल शियर स्ट्रेस से, जो उस पर उपज रहे हैं। परमिसिबल शियर स्ट्रेस क्या होता है, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील से टेबल 4.1 से ज्ञात किया जाता है, ये बीम के अंदर खुद होता है। तो अगर टाउ सी ज़्यादा है तो बच्चों क्या होगा, फिर हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है कर्तन प्रबलन, ठीक, क्योंकि टाउ सी ज़्यादा है। लेकिन तब भी हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ध्यान दो, तब भी हम मिनिमम देखो लिखा है ना, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, तब भी हम प्रोवाइड करेंगे, यानी हर समय हमको देना पड़ेगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। लेकिन इस केस में क्या होगा, मिनिमम देना पड़ेगा,
मिनिमम के लिए क्या है फॉर्मूला देखो एस वी का। अब मान लो हम कर रहे हैं, वो क्यों देना पड़ेगा बच्चों, अब बताए थे ना कारण पहले, उदग्र छल्ले हम मिस ले देंगे हर समय, ताकि जो तुम्हारा मेन बार है वो अपनी पोजीशन से हिले ना कंक्रीट भरते समय, वो उसको स्टेबल रखता है, इसलिए दे देते हैं हम। ठीक, तो उस समय स्पेसिंग की जो वैल्यू होगी मेन उदग्र छल्लों के बीच की जो स्पेसिंग की वैल्यू होगी वो होगी 0.87 FI ASV अपॉन 0.4 B। ये एकदम ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये हर जगह काम आएगा, 0.4 B। ठीक, ASV क्या होगा, ये जो ASV है, ASV है बच्चों एक छल्ले का क्षेत्रफल, यानी एक टांग का क्षेत्रफल। 2 टांग का अगर उदग्र छल्ला होगा तो ASV 2 टाइम्स इंटू ASV हो जाएगा। ठीक, अभी सब न्यूमेरिकल में क्लियर होगा। अब देखो बच्चों, एक कंडीशन और देखो, एक हमने देखा जब टाउ वी कम है टाउ सी से, दूसरा कंडीशन जब टाउ वी ज्यादा है टाउ सी से, और टाउ वी कम है टाउ सी मैक्स से। समझ में आ रहा है ना, टाउ वी दोनों के बीच का है, टाउ सी से और टाउ सी मैक्स के बीच में टाउ वी है। ठीक है बच्चों, तब क्या होगा, हम सिर्फ 50% बेंटअप दे सकते हैं। ये सब छोड़ो तुम लोग, अभी न्यूमेरिकल में ये सब क्लियर होगा, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग को न्यूमेरिकल ही दिखा दे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, चलो उससे पहले हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं कैसे डिज़ाइन किया जाता है। देखो, अपरूपण प्रबलन के अभिकल्प चरण, कैसे अपरूपण प्रबलन किया जाता है। ठीक है बच्चों, पहला चरण क्या है, सबसे पहले किसी भी सवाल में हम, ये सब पेज नंबर 118 पर दिया है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, VU निकालेंगे, फैक्टर्ड VU अपॉन BD, टाउ वी निकालने के लिए करते थे ना नॉमिनल कर्तन प्रतिबल, तो VU निकालेंगे भारों के आधार पे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, टाउ वी निकालेंगे। टाउ वी निकालोगे तभी तो टाउ से कंपेरिजन करोगे बच्चों। टाउ वी निकालने का फॉर्मूला क्या है, VU अपॉन BD। VU इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि हम टाउ वी निकाल सकें। तीसरा चरण क्या है, PT निकालो। PT सवाल में हमेशा AST दिया रहेगा, ये छड़े लगा के डायमीटर दिखाया रहेगा हर सवाल में। PT निकाल लोगे। PT क्यों निकालोगे, तभी तो टेबल 4.1 देखोगे, PT पता रहेगा। सवाल में ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमेशा दिया रहेगा, PT निकालना पड़ेगा। तो टेबल 4.1 क्या बताता है, जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता हो, परसेंटेज ऑफ स्टील पता हो, तभी तो हम उसका टाउसी निकाल सकते हैं। तो इसलिए PT निकालेंगे। PT निकालने के बाद हम टाउसी याद कर लेंगे टेबल 4.1 से। ठीक, इसके बाद 2 कंडीशन बनेंगे बच्चों। पहला कंडीशन क्या है, टाउ वी छोटा होगा टाउ सी से, अभी ये बता चुके हैं। तो क्या होगा, उधर्व छल्लों का रूप में नॉर्मल अपरूपण प्रतिबल डाले जाएंगे, मतलब मिनिमम रेनफोर्समेंट डाले जाएंगे। तो उसके लिए एसवी का मान अभी बताए थे 0.81 FI ASV अपॉन 0.4 B। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब टाउ वी टाउ सी से बड़ा हो पर टाउ वी टाउ सी मैक्स से कम हो, यानी देखो टाउ वी अभी ये भी बताए थे, टाउ वी दोनों के बीच का हो, तो क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे, नेट शेयर निकालेंगे। नेट शेयर का मतलब होता है बच्चों, कैसे बताएं, चलो देखो, नेट शेयर का मतलब होता है जो VU तुम निकाले थे, ठीक, उसमें से तुम टाउ BD माइनस करोगे। अब पूछो ये टाउ BD क्या है। टाउ BD समझ लो ये तुम्हारा एक तरीके से उदग्र छल्लों की वजह से जो कर्तन सामर्थ्य है वो है। टोटल में से जब उदग्र छल्लों का सामर्थ्य निकाल दोगे तो जो बचा कुचा सामर्थ्य रहेगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक, तुम ये सब छोड़ो, हम इसको न्यूमेरिकल में दिखाएंगे सीधे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो इस केस में बच्चों जब टाउ वी टाउ सी से बड़ा है लेकिन टाउ सी मैक्स से कम है, तब एसवी का फॉर्मूला होता है 0.87 FI ASV अपॉन D अपॉन VUS। ठीक, देखो बच्चों स्पेसिंग ध्यान देना, ये जब टाउ वी दोनों के बीच का हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब टाउ वी टाउ सी से कम हो तब ये फॉर्मूला लगेगा स्पेसिंग का। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक बच्चों, हम क्वेश्चन पे आने से पहले ये सोच रहे हैं कि पेज नंबर 119 से सवाल शुरू हो रहे हैं,
आप सवाल देखिए और जो ना समझ में आए हमसे ग्रुप में मैसेज करके पूछिए, उसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आपको वीडियो बना के डालेंगे। आप सवाल देखिए पेज नंबर 119 से, जहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ पूछिए। धन्यवाद।